हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कातन अकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है कातन अकेडमी के इस लाइव सेशन में। इस बोर्ड बूस्टर क्रैश कोर्स सीरीज के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी क्लास 12th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर में हमको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना है जो बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए एक एक करके इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोडेड वीडियोस को आप देख के आइए और साथ में इस सीरीज में, इस लाइव क्लास में फुल चैप्टर का रिवीजन करिए और query@katanacademy पे अपने सारे क्वेश्चंस को सेंड कर दिए ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको हम डिस्कस कर सकें। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव सेशन को और डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिनके पूरे चांसेस है बोर्ड एग्जाम्स में आने के। आप जानते हैं कि एक रिवीजन क्लास है, फास्ट ट्रैक रिवीजन क्लास है, तो बहुत ही कम समय में हम बहुत सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाइए और स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और सबसे पहले डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट लाइव सेशन में हमने डिस्कस किया था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के बारे में। उस चैप्टर में जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे हमने उस बारे में डिस्कस किया और क्या क्या प्रोसेसेस के थ्रू हम किसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रिपेयर करेंगे, किसी रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेन्स को प्रोड्यूस करेंगे, ये हमने डिस्कस किया। आज के इस चैप्टर में, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे उसके एप्लीकेशंस कि हमने कहां कहां उस बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई किया है, कहां कहां किस किस तरह से किस किस फील्ड में हम इसके एप्लीकेशन से फायदा उठा रहे हैं, क्या क्या ऑर्गेनिजम्स हमने प्रोड्यूस किए हैं, चाहे वो क्रॉप्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। आइए देखते हैं एक करके। बेसिकली आप जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, क्योंकि बायो प्लस टेक्नोलॉजी, बायो मीन्स लिविंग, टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजी, मीन्स कहने का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे टेक्नोलॉजी का यूज करना है ताकि ह्यूमन बींग्स के लिए कुछ यूजफुल चीजें हमको मिल सकें। तो कहने का मतलब ये है कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत तरीके से ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल है। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हमको कम समय पे डिफरेंट वैरायटी के ऑर्गेनिज्म से मिल सकते हैं, ऑब्टेन हो सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज यूजफुल टू ह्यूमन इन प्रोड्यूसिंग वेरियस प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग माइक्रोब्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर मेटाबॉलिक मशीनरी, यानी उनकी मेटाबॉलिक मशीनरी का यूज करके ह्यूमन बीइंग के यूजफुल प्रोडक्ट्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं उन्हीं माइक्रोब से, यानी उनके जीन को मैनिपुलेट करके। यही एप्लीकेशन होता है बायोटेक्नोलॉजी का। ये पॉसिबल क्यों हो पाया है? ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसकी खास बात क्या होती है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, यूजफुल मैनिपुलेशन करते हैं जीन्स का इन वेरियस लिविंग स्पीसीज इज डन टू ऑब्टेन डिजायरेबल प्रोडक्ट्स एट लार्ज स्केल। ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमें लार्ज स्केल पे उस डिजायरेबल प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना है, क्योंकि सिर्फ हमको ही नहीं यूज करना है, दूसरे लोगों को भी यूज करना है। इसलिए लार्ज स्केल पे उसको हम प्रोड्यूस करेंगे ताकि उसको कमर्शियलाइज किया जा सके, है ना, उससे बिजनेस किया जा सके। खास बात ये होती है कि ह्यूमन काइंड के लिए, ह्यूमन के वेल बीइंग के लिए हम इन प्रोडक्ट्स को दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस कराते हैं जो हमारे लिए वैल्यूएबल होते हैं, हमारे लिए काफ़ी इफेक्टिव होते हैं और साथ में अलग अलग डिसीज के क्योर में यूज हो सकते हैं ये प्रोडक्ट्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं, डिफरेंट टाइप की मेडिसिन हैं जो हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं वाया डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, यानी कि एग्रीकल्चर और मेडिसिन के फील्ड में क्या क्या एप्लीकेशंस बायोटेक्नोलॉजी के होते हैं। बेटा, आप जैसा कि जानते हैं कि लगातार पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती पॉपुलेशन की नीड को पूरा करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और एग्रीकल्चर के थ्रू हम अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। एग्रीकल्चर में आप जानते हैं कि एक लिमिट के बाद क्रॉप के इंप्रूवमेंट को किया गया, क्योंकि एक चैप्टर था स्ट्रेटजीज इन फूड प्रोडक्शन, क्रॉप इंप्रूवमेंट वाला, जो कि आपके सिलेबस से हटाया जा चुका है इस साल। तो उसमें हमने पढ़ाते थे कि किस तरह से क्रॉप को इंप्रूव किया था, क्रॉप की कौन कौन सी ब्रीड्स या वैरायटीज होती हैं, किस तरह से अलग अलग वैरायटीज को इंप्रूव करके मैक्सिकन वैरायटीज लाई गई थी, वीट वगैरह की सेमी ड्रॉप वैरायटी इंट्रोड्यूस कराई गई थी, ये सारी वैरायटीज थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी थी और एक लिमिट पे आके वो क्रॉप फर्दर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं कर पा रही थी। तो एक ही ऑप्शन बचा बायोटेक्नोलॉजी, मीन्स कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्रॉप के प्रोडक्शन को फर्दर इंक्रीज कर सकते थे, है ना। द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेरेप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर। यानी मेडिसिन फील्ड की बात करेंगे तो थेरेपी वगैरह में यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, और एग्रीकल्चरल फील्ड में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स का यूज करते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स में यूज करते हैं, बायो रेमेडिएशन में यूज करते हैं,
वेस्ट ट्रीटमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन में भी बायोटेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, इनको याद कर लीजिएगा कि ये बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस है एग्रीकल्चरल और मेडिसिन सेक्टर में। क्लियर? आइए कुछ क्रिटिकल रिसर्च एरियाज के बारे में जानते हैं कि ऐसे कौन से 3 इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी के। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो एंजाइम यूज होते हैं एज अ कैटलिस्ट, उनको प्योर फॉर्म में एब्जॉर्ब यानी ऑब्टेन करना होता है। तो पहले तो बात तो यही बड़ी बात है कि हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम बेस्ट कैटलिस्ट को उनके प्योर फॉर्म में इंप्रूव्ड ऑर्गेन्स के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं, प्योर एंजाइम को ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन होगी। दूसरी बात, टू क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट, यानी बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हमें ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोड्यूस करनी ताकि किसी भी तरह से कोई भी हमारा कैटलिस्ट जो है वो प्रॉपर वर्क कर सके, मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ वर्क कर सके, और ये पॉसिबल है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। थर्ड एप्लीकेशन क्या होती है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करेंगे या किसी प्रोटीन को क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, उसको ऑब्टेन कर लेंगे। मींस जो हमारा डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट है उसको हम प्यूरिफाई करके ऑब्टेन कर लेंगे। ये सारा प्रोसेस आता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ताकि उसको हम कमर्शियलाइज कर सकें, यूजेबल फॉर्म में ऑब्टेन कर सकें। क्लियर? तो ये मेन 3 हमारे स्टेप्स हो गए, 3 कोर आपके बेस हो गए हमारे बायोटेक्नोलॉजी के। अब हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर के बारे में डिटेल में कि भैया बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशंस हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में, उसके बारे में कि क्या क्या फायदे हैं इस बायोटेक्नोलॉजी के। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारी नीड भी बढ़ रही है, फूड की नीड भी बढ़ रही है, और उस नीड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन अभी सफिशिएंट नहीं। सो बहुत सारे ऑप्शंस थे नीड को पूरा करने के लिए जो किए भी गए। ये ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिए हुए हैं कि कौन कौन से तरीके अपनाए गए क्रॉप को इंप्रूव करने के, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के। पहला ये कि एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर किया गया। मीन्स कहीं ना कहीं जो केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड थे उनका यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ किया ताकि कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। फिर दूसरा स्टेप क्या लिया? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी लिया, क्योंकि एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर काफ़ी पॉल्यूशन कॉज करता था, इनफर्टिलिटी सॉइल को कॉज करता था, और साथ में काफ़ी कॉस्टली हुआ करता था। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी किया गया जिससे प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ी। और फाइनली जो थर्ड स्टेप था, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर परफॉर्म किया गया, अडॉप्ट किया गया, जो कि इस बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। मीन्स इन 2 टेक्निक से क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाया तो गया, बट इतना नहीं बढ़ पाया जितने की रिक्वायरमेंट थी। फिर फाइनली हम लोगों ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ किया, तब कहीं ना कहीं कुछ डिमांड पूरी हो पाई, है ना? ये चीज़ थी। सो जैसा कि आपको बताया गया कि जितने भी एग्रोकेमिकल्स आपके आते हैं मार्केट में, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट में, साथ साथ वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं फार्मर्स के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में। डेवलप कंट्रीज़ की बात नहीं हो रही है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात हो रही है, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। इसलिए सभी फार्मर्स एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर नहीं कर सकते थे। इसी वजह से बहुत मुश्किल था कि फर्दर हम इंक्रीज कर सकें अपनी ईल्ड को विद एग्जिस्टिंग वैरायटीज यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस, यानी पारंपरिक जो पुराने तरीके थे, कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस थी, उनका यूज करके हम सोचे कि ईल्ड को बढ़ा देंगे तो बहुत मुश्किल हो रहा था। देयरफॉर द बेस्ट सॉल्यूशन टू ओवरकम ऑल दीज इश्यूज इज टू डेवलप एंड यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यानी जेनेटिकली इंजीनियर्ड और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज करेंगे ताकि जितनी भी क्रॉप्स बने वो क्रॉप्स कहीं ना कहीं हायर ईल्ड वाली हो, हायर प्रोडक्टिविटी वाली हो, उनके अंदर न्यूट्रिशनल अमाउंट काफ़ी अच्छा हो। ठीक है जी? तो इसके लिए हमने यूज़ किया बायोटेक्नोलॉजी का। चलिए जी, आइए इनके एप्लीकेशंस को देखते हैं और बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यानी कि GMO के बारे में। व्हाट आर GMOs? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। एक्चुअली में जब ह्यूमन बींग्स अपनी सोर्स के लिए आई मीन कोई भी अगर इनको प्रोडक्ट चाहिए होता है, उसकी सोर्स को यूज़ करने के लिए या उस प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए जब किसी फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को हम मैनिपुलेट करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग और उसको बना देते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उसके जीन से की जाती है छेड़छाड़, उसमें अपना डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है और वो ऑर्गेनिज्म अब हो जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ताकि हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल सके। दैट इज हम प्लांट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं।
whose genes have been altered by manipulations are called genetically modified organisms और GMO। यानी ऐसे इन ऑर्गेनिजम्स को, इनके जीन्स को हम अपने यूज के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं और इन ऑर्गेनिजम्स को आप बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आफ्टर मैनिपुलेशन ऑफ देयर जीन्स। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिजम्स एज दे कंटेन एंड एक्सप्रेस वन और मोर फॉरेन जीन्स कॉल्ड ट्रांसजीन्स। क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म अब अपने जीन को तो एक्सप्रेस करेंगे ही करेंगे, साथ में उन जीन्स को भी एक्सप्रेस करेंगे जो इनके अंदर इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, जो इनके अंदर ऐड किए गए हैं हम लोगों ने थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। सो इस तरह से ये ट्रांसजीन्स को एक्सप्रेस करेंगे, फॉरेन जीन्स को एक्सप्रेस करेंगे, इस वजह से ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म। ये बात याद कर लीजिएगा। ये देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, यानी ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल दिए हुए यहाँ पे कुछ। माइस, ट्रांसजीनिक माइस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किए गए, ये बात इंपॉर्टेंट है। यानी कि ट्रांसजीनिक माइस हो गया, इसमें आपके जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम होता है उसके ऊपर स्टडी की जाती है माइस के ऊपर। जो ट्रांसजीनिक चिकन्स बनाए गए हैं ये मोर रेजिस्टेंट होते हैं इन्फेक्शन से, इनके अंदर इम्यूनिटी अच्छी खासी होती है, जल्दी बीमार नहीं होते हैं। ट्रांसजीनिक काऊ बनाई गई है ताकि मिल्क सप्लाई, मिल्क यील्ड को बढ़ाया जा सके और साथ में लीनियर मीट इनसे मिल सके। गोट्स, शीप्स, पिग्स, इस तरह से बहुत सारे दूसरे ट्रांसजीनिक ऑर्गन्स बनाए गए हैं जिनके अंदर ट्रांसजीन्स ऐड किए गए हैं ताकि इनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और अच्छी हो जाए। ये बेसिक मोटो होता है। चलिए जी, अब हम डिस्कस करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के बारे में। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की अगर बात की जाए तो ये बहुत तरह से हमारे लिए यूजफुल होते हैं और इनमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं और फॉलोइंग चेंजेस कर सकते हैं ताकि इनके फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस चेंज हो जाएं। ठीक है, तो आइए देखिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस इनमें ला सकते हैं वाया बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या कर सकते हैं बताइए, क्रॉप को हम मोर टोलरेंट बना सकते हैं टू एबायोटिक स्ट्रेसेस लाइक ड्रॉट, हाइपर एक्सेस सॉल्ट या सॉल्ट एंड हीट एंड कोल्ड। तो ये सब जो हमारे एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो क्रॉप को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं, इससे हमारी क्रॉप काफी टोलरेंट हो जाएगी। साथ में डिपेंडेंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स हैज रिड्यूस, यानी जो केमिकल पेस्टिसाइड्स पे जो डिपेंडेंस है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसेक्ट के अंदर क्रॉप के अंदर इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंस कैपेसिटी इन्हेंस हो जाती है जब हम उसके जीन्स को अल्टर करते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इम्यूनिटी वाले जीन्स को भी ऐड करेंगे। तो इस तरह से क्रॉप केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड पर उसका डिपेंडेंस काफ़ी कम हो जाएगा। दैट इज पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हमको मिल जाएंगे, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप हमको मिल जाएगी। इट हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टेज लॉस, यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद जो लॉस होते थे वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं इफ़ वी यूज बायोटेक्नोलॉजी एंड मेक प्लांट एज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप और ट्रांसजेनिक प्लांट। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। तो अब बात करेंगे इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं उनकी इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेस, यानी जो भी मिनरल एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिकली वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे इन प्लांट्स एंड प्रिवेंटिंग अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जिसकी वजह से कम मिनरल पे ही वो सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे और जल्दी हमारे सॉइल से मिनरल एब्जॉर्ब नहीं होंगे। मीन्स कहीं ना कहीं अर्ली एग्जॉस्शन ऑफ आवर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल नहीं होगा। क्लियर। और ख़ास बात ये भी है कि भैया हम अपने क्रॉप्स को न्यूट्रिशनली काफ़ी इन्हेंस कर सकते हैं, न्यूट्रिशनली काफ़ी रिच कर सकते हैं। मीन्स क्रॉप की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इन्हेंस कर सकते हैं ताकि जो भी हमारे डेली रिक्वायरमेंट्स हैं डाइट में वो पूरी हो जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो विटामिन ए इन रिच गोल्डन राइस प्रोड्यूस किया गया है जिसमें विटामिन ए का काफ़ी अच्छा कंटेंट पाया जाता है। गोल्डन राइस काफ़ी फेमस है, एक ट्रांसजेनिक या बोल सकते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो रिच होती है विटामिन ए से। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्रॉप्स के बारे में समझते हैं। देखिए बच्चों, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में ये दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, एक गोल्डन राइस, दूसरा फ्लेवर सेवर टमाटो की वैरायटी। काफ़ी ही दोनों पूछे जाते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन की अगर बात की जाए और ये रही पिक्चर्स, ये है नॉर्मल राइस और ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस। दोनों में अंतर क्या होता है कि राइस मॉडिफाइड विद द डैफोडिल जीन्स टू हैव मोर बीटा कैरोटीन, यानी कि इसमें अब बीटा कैरोटीन ज़्यादा है जो कि प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का। ओके, सो विच द बॉडी कन्वर्ट्स टू विटामिन ए, और इजीली ये बीटा कैरोटीन को बॉडी विटामिन ए में कन्वर्ट कर लेती है। और इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस है ये मोर रिच होगा विटामिन ए के। ठीक है लिए चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में जिसका नाम है फ्लेवर सेवर
टमाटोज। तो एक्चुअली में टमाटोज की नॉर्मल वैरायटी जल्दी लूज हो जाती थी, यानी कि जल्दी वो पिचक जाते थे, मीन्स काफ़ी लॉन्गर टाइम तक उनमें आपकी जो वॉल थी, जो पेरिकार फ्रूट वॉल हुआ करती थी, वो स्ट्रिक्ट नहीं रह पाती थी। सो जो टोमेटोज थे वो मॉडिफाइड किए गए बाय द रिमूवल ऑफ जीन्स। एक पॉलीग्लाइकोलिनेज नाम का एंजाइम था, उसको रिमूव कर दिया गया जो डिसोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट, मीनिंग द टोमेटोज स्पॉइल मोर स्लोली। और अब टमाटर जो थे वो धीमे धीमे स्पॉइल होने लगे, मीन्स काफ़ी लंबे समय तक वो हार्ड रहने लगे, जिसकी वजह से वेस्टेज कम होती थी और क्रॉप्स लंबे समय तक रहती थी। क्लियर, ये सारी बातें होती। तो ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट थे। आइए बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की, कि इन गिवन एग्जाम्पल्स के अलावा कुछ और भी जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस हैं जिनका यूज करके हमने टेलर मेड प्लांट्स को प्रोड्यूस किया गया है टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू द इंडस्ट्रीज। एक्चुअली में ये पर्टिकुलरली किसी इंडस्ट्री बेस्ड सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए इन प्लांट्स का यूज किया जाता है। इन प्लांट्स को बोलते हैं टेलर मेड प्लांट्स। क्या बोलते हैं जी? टेलर मेड प्लांट्स बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस, फ्यूल एंड फार्मास्यूटिकल्स। सो ये फार्मास्यूटिकल बेस्ड मेडिसिन स्टार्चेस प्रोवाइड कराते हैं और फ्यूल्स भी प्रोवाइड कराते हैं। ये टेलर मेड प्लांट्स की स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल बात होती है, याद कर लीजिएगा। टेलर मेड प्लांट्स आर ग्रोन फॉर स्पेसिफिक पर्पसेज सच एज हाई यील्ड एंड डिसीज रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी। इन दो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वजह से टेलर मेड प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं। ये टेलर मेड प्लांट्स का टॉपिक आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे बच्चों बायोपेस्टिसाइड्स के बारे में, कि बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। बायोपेस्टिसाइड की अगर बात की जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर फील्ड में, क्योंकि इसके थ्रू हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड बीइंग यूज्ड, जिसकी वजह से हमें केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड का यूज फील्ड में नहीं करना होगा, एग्रीकल्चरल लैंड में नहीं करना होगा या कम करना होगा, जिसकी वजह से ये हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, कम खर्चे पे ज़्यादा पैदावार हो जाएगी, यानी कि ईल्ड अच्छी हो जाएगी। सो एग्जांपल की बात की जाए तो बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis। ये बात याद कर लीजिएगा बच्चों, बैसिलस thuringiensis नाम का जो बैक्टीरिया था, इससे बीटी टॉक्सिन मिलता था। ये बीटी टॉक्सिन जो था कहीं ना कहीं क्रॉप के प्रोडक्शन में हेल्प करता था, और इस तरह से हमने कई क्रॉप्स को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया है ताकि केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड पे डिपेंडेंस कम हो सके। तो एक्चुअली में होता क्या था, जो बीटी जीन था वो प्रोड्यूस करता था बीटी टॉक्सिन, और नाम ही है बीटी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बैसिलस thuringiensis से मिलता है, हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis, और इसको प्लांट्स में एक्सप्रेस कराया गया टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू द इंसेक्ट विदाउट द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड, यानी बिना इंसेक्टिसाइड के क्रॉप जो थी वो इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगी। सो नेम्ड एज बायोपेस्टिसाइड, इस वजह से इसका नाम रखा गया बायोपेस्टिसाइड। एग्जाम्पल हो जाएगा बीटी कॉटन, मीन्स कॉटन के अंदर इनके जीन इंट्रोड्यूस कराए जा चुके हैं। बीटी कॉर्न, कॉर्न भी बनाया जा चुका है। राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन एक्सेट्रा, ये सारी क्रॉप्स आपके बायोपेस्टिसाइड में बन चुकी हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं हम बीटी कॉटन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया बीटी कॉटन, इसका एग्जाम्पल देंगे और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएंगे कि कैसे ये एक्ट करता है, किस तरह से जो आपके प्रोटीन क्रिस्टल्स होते हैं एक्टिव फॉर्म में वो एक्टिव बन जाते हैं, टॉक्सिन क्रिस्टल जो होते हैं, और किस तरह से अल्कलाइन पीएच पे वो इंसेक्ट की या लार्वा की गट को परफोरेशन में ऐड कर देते हैं। सो बीटी कॉटन जनरली हमने बनाया था बाय यूजिंग सम स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis, दैट इज बीटी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बैसिलस thuringiensis। ये जो बैक्टीरिया होता है ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, ये प्रोटीन इंसेक्ट स्पेसिफिक होती है, यानी कि ये लेप्डोप्टेरांस जैसे इंसेक्ट्स को, जैसे कि टबैको बोर्डवर्म और आर्मी वर्म जिसमें आते हैं, कोलियोप्टेरांस को जिसमें बीटल्स आते हैं, और डिप्टेरांस को जिसमें फ्लाइज और मॉस्किटोज आते हैं, इन इंसेक्ट ग्रुप्स पे ये अटैक करता था। यानी कहीं ना कहीं लेपिडोप्टेरांस, कोलियोप्टेरांस और डिप्टेरांस के लिए ये बीटी जीन काफ़ी फैटल हुआ करता था, इनसे जुड़ने वाले, इनसे बिलोंग करने वाले इंसेक्ट्स को ये किल कर देता था। ठीक, सो बैसिलस thuringiensis फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल क्राई, यानी जो प्रोटीन क्रिस्टल होते थे वो क्राई इस जीन की वजह से बनते थे, बीटी जीन की वजह से, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। दीज क्रिस्टल्स कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, और इन क्रिस्टल्स में एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल मींस इंसेक्ट को किल करने वाली प्रोटीन पाई जाती थी। ये क्राई जीन, ये क्राई प्रोटीन याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो इस बीटी जीन से क्राई प्रोटीन बनती थी, और एक्चुअली में ये टॉक्सिन जो था क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में होता था,
आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर बैसिलस thuringiensis के अंदर ये प्रोटीन बन रही है तो उसको किल क्यों नहीं करेगी। एक्चुअली में वो इनएक्टिव फॉर्म में होती थी, प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में हुआ करती थी, इस वजह से ये किल नहीं कर पाती थी, बैसिलस यानी बैक्टीरियम को किल नहीं कर पाती थी, क्योंकि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी बताओ, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी। लेकिन जैसे ही एक बार इंसेक्ट इस इनएक्टिव प्रोटीन को खा लेगा, इंजेस्ट कर लेगा, तो ये इनएक्टिव टॉक्सिन जो था ये कन्वर्ट हो जाता था एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव टॉक्सिन में। जैसे ही वो उस इंसेक्ट की या उस लार्वा के गट में पहुंचता था, इंटेस्टाइन में पहुंचता था, क्योंकि वहां पे उसको मिलता था एल्कलाइन पीएच, और यही एल्कलाइन पीएच जरूरी होता था उसके कन्वर्जन के लिए, दैट इज उस इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन को एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट कराने के लिए ये एल्कलाइन पीएच नेसेसरी था। इस तरह से ये जो आपकी गट थी वहां पे वो सोलुबलाइज हो जाती थी, है ना, यानी इसमें परफोरेशंस यानी होल्स हो जाते थे, है ना। सो द एक्टिवेटेड टॉक्सिन, जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन हुआ करता था, ये सरफेस ऑफ मिडगट पे उसके एपिथेलियल सेल्स पे बाइंड कर जाता था और वहां पे पोर्स क्रिएट कर देता था, होल्स क्रिएट कर देता था, कॉजेज द सेल स्वेलिंग एंड लिसिस, जो सेल स्वेलिंग और लिसिस कॉज करता था, जिसकी वजह से डेथ हो जाती थी इंसेक्ट की। कॉमन सी बात है भैया, इंसेक्ट पे अगर होल्स हो जाएंगे, स्वेलिंग आ जाएगी, तो डेथ तो हो ही जाएगी इंसेक्ट की, है ना। चलिए जी, इंसान मर जाता है तो इंसेक्ट क्या चीज है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और अब समझेंगे हम लोग इस डायग्राम के थ्रू किस तरह से हमने इस जीन को इंट्रोड्यूस कराया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कैसे बनाई थी। देखिए जी, समझिए बात को, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसमें हमने इंसेक्टिसाइड जीन जो था उसको हमने पहले आइसोलेट किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके उसको पहले सेपरेट किया, और सेपरेट करने के बाद इस क्लीव्ड डीएनए को हमने इस ग्रोइंग प्लांट सेल्स से ये जीन को प्लाज्मिड वेक्टर से इंट्रोड्यूस करा दिया। एक्चुअली में ये जो जीन था इसको हमने किसी प्लाज्मिड वेक्टर में, लाइक हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का कोई वेक्टर ले लिया, ठीक है, किसी के अंदर हमने इसको इंट्रोड्यूस करा दिया। अब ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है जी। अब ये डीएनए हाइब्रिड डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, क्योंकि ये था प्लाज्मिड को पहले हमने कट किया ताकि स्पेस यहाँ मिल जाए क्लोनिंग के लिए, और यहाँ पे इस आइसोलेटेड डीएनए को, इस जीन को इस यहाँ पे अटैच करा दिया डीएनए लाइगेज का यूज करके, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे बताइए, प्लांट सेल्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया। यानी कि इनमें से हमने जब क्लोन किया इसको तो कुछ सेल्स ट्रांसफॉर्म हो गए, कुछ नहीं हुई, तो हमने इनमें सिलेक्शन किया कि वो सेल्स जिसके अंदर वो जीन पहुंच चुका है, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए पहुंच चुका है, यानी कि ये जो सेल्स थी कुछ जो हमने आइसोलेट की, अलग की, सिलेक्ट की, इनमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी थी, और इन सेल्स को हमने क्या किया, प्रोपोगेशन के लिए यूज किया, प्लांट के प्रोपोगेशन के लिए यूज किया टिश्यू कल्चर से, और क्रॉप प्रोड्यूस की, अपनी क्रॉप खड़ी कर ली। अब जैसे ही ये इंसेक्ट आएगा इस प्लांट को ईट करेगा, तो ईट करते ही इसकी सेल्स में जो जीन थे, बीटी जीन जो क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे थे, और वो इसके इंटेस्टाइन में जाएगी और ये इस तरह से चारों खाने चित्त हो जाएगा, यानी कि मर जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो क्राई प्रोटीन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन से एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसकी मिडगट में एपिथेलियल सेल्स में स्वेलिंग और लिसिस हो जाएगी, और वहाँ पे परफोरेशंस की वजह से इसकी डेथ हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हमने शॉर्ट में डिस्कस किया। आइए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो क्राई1AC और क्राई2AB, ये दोनों ही हमारे इंपॉर्टेंट जीन्स हैं जो कंट्रोल करते हैं कॉटन बॉलवॉर्म्स को। ये याद कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्राई1AC एंड क्राई2AB। जबकि क्राई1AB जो होता है ये कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है, क्राई3AB जो होता है ये कोलोराडो पोटैटो बीटल को कंट्रोल करता है, क्राई3BB जो होता है ये कॉर्न रॉटवॉर्म को कंट्रोल करता है। ये बात याद कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स के बारे में कि ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्या होते हैं और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं। सो बहुत सारे ऐसे निमेटोड्स होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। एक्चुअली में एक बहुत ही फेमस निमेटोड है जो टोबैको रूट्स पर एक इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसका नाम है मिलेडोगाइन इकॉग्निटा। ये मिलेडोगाइन इकॉग्निटा जो है एक निमेटोड होता है, एक राउंड वॉर्म होता है जो इन्फेक्ट करता है रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट को, जिसकी वजह से टोबैको का प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है। आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, नशे की चीज़ होती कम हो गया, लेकिन भैया कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों को हमारी कंट्री से टोबैको एक्सपोर्ट की जाती है, बेची जाती है, तो इकोनॉमिकली तो काफ़ी नुकसान हो रहा है ना, बिजनेस तो काफ़ी इसका डाउन हो रहा है ना, तो कहने के प्रोडक्शन ऑफ टोबैको रिड्यूस हो रहा है इस निमेटोड की वजह से। So the strategy adopted to prevent this infection is based on the process of RNA interference, RNAi। ये बात शॉर्ट में याद कर लीजिए कि सबसे अच्छा तरीका क्या था भैया इसको रोकने का, इसके इन्फेक्शन को रोकने का, कि भैया हम RNA इंटरफेरेंस का यूज करेंगे। और RNA इंटरफेरेंस जो होता है वो सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। सेलुलर डिफेंस का एक मेथड होता है which takes place in all eukaryotic organism
जिसके थ्रू हम इस मिलेटोकाइन इकॉग्निटा को रोक सकते हैं टोबैको प्लांट्स को और नुकसान पहुंचाने से। क्लियर? चलिए, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। तो एग्रीकल्चरल वाले पार्ट की हमने सारी बातें डिस्कस कर ली। मेडिसिन की बात करते हैं कि मेडिसिन सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में इसके क्या उपयोग है। सो जैसा कि आप जानते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा उपयोगी, जितना ज़्यादा यूजफुल एग्रीकल्चरल सेक्टर में है, उससे कहीं ज़्यादा यूजफुल मेडिकल सेक्टर में भी है। मेडिसिन की फील्ड में, ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी होता है उसका अर्ली डायग्नोसिस होना। अगर वो पहले डायग्नोसिस हो जाएगी तो हम उसको ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। तो इसीलिए उसके ट्रीटमेंट में और उसके डायग्नोसिस में, उसकी थेरेपी में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा यूजेस हैं इस बायोटेक्नोलॉजी का। आइए देखते हैं। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो होती है, इस प्रोसेस के थ्रू बहुत सारे इमेंस इम्पैक्ट हुए हैं इस हेल्थ केयर सेक्टर में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेफ और लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन हुआ है, मास प्रोडक्शन हुआ है मोर इफेक्टिव थेरेप्यूटिक ड्रग्स का। यानी बहुत सारी मेडिसिन का हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है जो कि बहुत ज़्यादा सेफ होती हैं और उनका लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन इस बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम लोगों ने किया है। इसी की वजह से आज हमें अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं सबके बारे में। सबसे पहला केस लेंगे हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। आप जानते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में कि जिसकी वजह से आप जानते हैं क्योंकि बीटा सेल ऑफ पैंक्रियास सिक्रीट करती हैं इंसुलिन नाम का हार्मोन। जब ये हार्मोन डिफिशिएंट हो जाता है, मींस हार्मोन्स किसी वजह से नहीं बनता है बीटा सेल में, या हार्मोन या बोल सकते हैं कि भैया बीटा सेल काम नहीं कर रही है, नॉन फंक्शनल हो गई है, उस कंडीशन में क्या होगा कि भैया वो जो इंसुलिन नहीं बन रहा है उसकी कमी की वजह से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाएगा, मेंटेन नहीं हो पाएगा और हाइपर ग्लाइसीमिक कंडीशन को बोल देंगे डायबिटीज। यानी ब्लड में अगर हाई शुगर लेवल है तो उस कंडीशन को बोल देंगे डायबिटीज। तो आप जानते हैं कि इनसफिशिएंट अवेलेबिलिटी की वजह से, इंसुलिन की वजह से आप जानते हैं कि अगर सफिशिएंट अवेलेबिलिटी नहीं है तो उस वजह से डायबिटीज हो जाता है, और अगर इंसुलिन प्रेजेंट है तो डायबिटीज नहीं होगा, वो मेंटेन कर लेगी ब्लड शुगर को। So insulin used for the diabetes was earlier extracted from the pancreas of the slaughtered cattle and pig. तो पहले क्या करते थे कि जब इंसुलिन नहीं बन रही है तो दूसरे जानवरों, जो स्लॉटर्ड पिग हुआ करते थे, कैटल हुआ करते थे, उनकी पैंक्रियास से इंसुलिन ले लिया जाता था क्योंकि वो भी मैमल होते हैं, वहाँ भी इंसुलिन बनता है, उनके पास भी पैंक्रियास होता है। बट प्रॉब्लम ये हुआ करती थी कि वो दूसरे एनिमल है, दूसरी स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनमें कुछ और भी प्रोटीन्स हुआ करते थे जो हमारे अंदर एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देती थी। इंसुलिन काम तो करता था बट कहीं ना कहीं एलर्जी वगैरह भी बहुत हो रही थी। सो दिस इंसुलिन डेवलप्ड एलर्जी और अदर टाइप ऑफ रिएक्शंस ड्यू टू द फॉरेन प्रोटीन। इन फॉरेन प्रोटीन्स की वजह से ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। तो सोचा कि क्यों ना भैया ह्यूमन जीन का यूज करके ही इंसुलिन बना ली जाए। तो हुआ क्या कि इंसुलिन बनाई गई, और आप जानते हैं बेसिकली इंसुलिन बनी कैसे होती है। इंसुलिन में बेटा देखा जाए तो दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं बेसिकली मैच्योर इंसुलिन में, जिसमें चैन ए होती है और साथ में चैन बी भी होती है, दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, क्योंकि आपस में डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जुड़ी हुई होती है। अगर मैमल्स की बात की जाए तो इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन, यानी हमारी बॉडी में मैमल्स में इंसुलिन प्रो हार्मोन के फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में जो होती है बनती है, और इसकी प्रोसेसिंग की जरूरत भी होती है अगर हम इसको यूज करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये अभी अनप्रोसेस्ड है, प्रो हार्मोन के फॉर्म में, तो इसकी प्रोसेसिंग बहुत जरूरी है। इट बिकम्स अ फुली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन एंड विच कंटेन्स अ एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड द सी पेप्टाइड। ये सी पेप्टाइड ही रिस्पॉन्सिबल होती है इसको इनएक्टिव बनाने के लिए। यानी इस सी पेप्टाइड का यूज करके, यानी इस सी पेप्टाइड को हम हटा देंगे तो अब हमारी चैन ए और चैन बी मैच्योर इंसुलिन बना देगी। तो ये देखिए डायग्राम, ये एक प्रो इंसुलिन है, इसमें चैन ए भी है, चैन बी भी है और चैन सी भी है, ठीक है जी। और ये रही चैन सी, ऊपर वाली चैन सी है, ठीक है, चैन ये ए हो गई, तो ए बी सी। अब अगर हम चैन सी को अगर रिमूव कर देंगे यहां से तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, चैन ए और चैन बी ये दोनों मिलकर बना देगी एक मैच्योर इंसुलिन, क्योंकि ऊपर क्या थी, प्रो इंसुलिन थी। और देखिए आपस में ये दोनों चैन ए और चैन बी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से, एसएस बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, ठीक है जी। और ये फ्री सी पेप्टाइड अलग से आपको दिख रही है। इसी तरह से एक अटेम्प्ट किया था 1983 में, एक कंपनी थी इली लिली, है ना, बहुत अजीब सा नाम है ना, इली लिली, एक अमेरिकन कंपनी थी, अमेरिका वालों के नाम सब ऐसे ही होते हैं, इली लिली, टिली लिली, है ना। यानी कि 1983 में एक कंपनी थी इली लिली, अमेरिकन कंपनी थी, जिसने प्रिपेयर्ड की थी 2 DNA सीक्वेंसेस
क्योंकि एक साथ बनाने में प्रो इंसुलिन बन रही थी मेच्योर और प्रोसेसिंग में उनको दिक्कत हो रही थी। तो इन लोगों ने क्या किया भैया, दो अलग अलग डीएनए सीक्वेंसेस का यूज करके दोनों चैन को अलग अलग प्रोड्यूस किया, यानी चैन ए चैन बी ऑफ ह्यूमन इंसुलिन दोनों को अलग अलग प्रोड्यूस किया और ह्यूमन जीन का ही यूज किया, उसी सीक्वेंस का यूज किया एंड देन इंट्रोड्यूस देम इनटू द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चैन। और उसके बाद दोनों सीक्वेंसेस को अलग अलग प्रोड्यूस करके प्लाज्मिड में उसके सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस करा दिया ताकि वो जीन आगे चल के चैन ए और चैन बी को बनाए, इंसुलिन चैन बनाए। और उसके बाद जब ई कोलाई से चैन ए और चैन बी मिल गई तो सेपरेटली इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड लगा के ऐड कर दिया गया। मींस दिस चैन ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, अलग अलग इनको बनाया गया। कुछ ई कोलाई से चैन ए बनाई गई, कुछ ई कोलाई से चैन बी बनाई गई और उनको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनको कंबाइन कर दिया गया बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन कॉल्ड ह्यूमुलिन। और इस तरह से ह्यूमन इंसुलिन या ह्यूमुलिन प्रोड्यूस की गई, है ना। चैन ए चैन बी दोनों को सेपरेटली प्रोड्यूस किया गया। सी का कोई काम था ही नहीं क्योंकि सी के सीक्वेंस का यूज ही नहीं किया गया और इस तरह से दोनों चैन को डाइसल्फाइड बॉन्ड लगा के जोड़ दिया और इस तरह से हमें मिल गए। बात करते हैं बच्चों रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के बारे में। बहुत सारी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन भी प्रोड्यूस की गई। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या होती हैं, आइए इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। आप जानते हैं कि जो वैक्सीन होती हैं ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोड्यूस की जा सकती हैं और प्रोड्यूस की जा रही हैं। और जो वैक्सीन जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्रोड्यूस की जा रही हैं ऐसी वैक्सीन को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, या हम इन्हें सेकेंड जनरेशन वैक्सीन भी बोलते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली में सेकंड जनरेशन वैक्सीन कौन सी होती हैं, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोड्यूस की जाती। इसकी खास बात क्या होती है कि दे हैव अ जीन इंसर्ट फॉर द सरफेस प्रोटीन ऑफ द पैथोजन दैट एलिसिट इम्यूनिटी। यानी कि पहले क्या होता था कि वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए वीकेंड जम्प्स का यूज किया जाता था। तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं बीच में एक जिंदा वाला जंप निकल आए, वीक वाला नहीं, स्ट्रॉन्गर जंप भी धोखे से आ गया हो। तो ऐसा ना हो कि हमने सोचा वैक्सीन देंगे तो इम्यूनिटी आ जाएगी, वहाँ वैक्सीन देने पे वीकेंड जम्प्स स्ट्रॉन्गर के फॉर्म में पहुंच गया किसी तरह से, मान लीजिए, तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी भैया। लेने गए पोलियो की वैक्सीन और पोलियो का लाइव वायरस लेके आ गए और पोलियो नहीं था, हो गया, ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या किया गया कि रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोगों ने पॉजिटिव एजेंट के सरफेस प्रोटीन का यूज किया और वो सरफेस प्रोटीन के जीन निकाल लिया, उस जीन को प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कराया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करा के वो रिकॉम्बिनेंट जो सरफेस प्रोटीन था वो आइसोलेट किया। सरफेस प्रोटीन को जब प्रोड्यूस कर लिया तो उसी का यूज करके हम लोगों ने ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाई। क्यों? क्योंकि वो जो सरफेस प्रोटीन हमने ऑब्टेन की ना, वो भी सेम इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती थी जो कि वो वीकेंड जंप प्रोड्यूस कर रहा था। यानी कहने का मतलब ये कि अब हमें वायरस का यूज नहीं करना वीक करने के लिए भी, आई मीन वायरस को वीक नहीं करना है वैक्सीन बनाने के लिए। अब हम सिर्फ उसके प्रोटीन कोड का यूज करेंगे जो कि नॉन पैथोजेनिक हुआ करता था। क्लियर? So they have a gene insert for the same surface protein of a pathogen that elicit immunity but do not result in infection। अब वो immunity तो डेवलप करेगा प्रोटीन कोड, लेकिन अब प्रोटीन कोड इन्फेक्शन तो कॉज नहीं कर पाएगा क्योंकि इन्फेक्टिव पार्ट तो डीएनए या आरएनए होता था वायरस का। These plasmids are inserted in the bacteria और yeast cell। अब मैंने आपको बताया उसी जीन को क्लोन करा के वेक्टर में उसको फिर हमने इंट्रोड्यूस करा दिया होस्ट में, यानी बैक्टीरिया और ईस्ट में, that express the viral protein which are then injected into the human host as vaccine। और बाद में उस प्रोटीन को हम वैक्सीन के रूप में ह्यूमन बींग्स के अंदर इंट्रोड्यूस करा देते थे जिसकी वजह से इम्यूनिटी आ जाती थी। आइए बात करते हैं स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के बारे में। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ करते थे बताइए? स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल्स। आप जानते हैं स्टेम सेल्स वो बेसिक सेल्स होती है जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, टोटीपोटेंसी की प्रॉपर्टी होती है। ये आगे चल के अलग अलग वैरायटी ऑफ सेल्स को या ऑर्गन्स को डेवलप कर सकती हैं और बेसिकली एम्ब्रियोनिक लेवल पे पाई जाती हैं और बोन मैरो में पाई जाती हैं। सो स्टेम सेल्स आपकी अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, बायोलॉजिकल सेल्स होती हैं जो कि डिफरेंशिएट होती हैं इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स। आगे चल के ये स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रोड्यूस कर सकती हैं एंड दे कैन डिवाइड थ्रू माइटोसिस, और माइटोसिस से डिवाइड करती हैं टू प्रोड्यूस मोर स्टेम सेल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेम सेल्स प्रोड्यूस हो सके और आगे चल के डिफरेंशिएट होके ये डिफरेंट ऑर्गन्स प्रोड्यूस कर सके। बेसिकली दो तरह की आपकी स्टेम सेल्स होती हैं। पहली होती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, है ना। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या होती हैं? जिनको हम आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम द इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। याद करिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वहाँ पे ब्लास्टोमियर्स की आउटर लेयर होती थी जिसे ट्रोफोब्लास्ट बोलते थे और अंदर इनर सेल मास हुआ करता था, और ब्लास्टोसिस्ट के इनर सेल मास से हम इनको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को आइसोलेट कर सकते थे। और ये जो एडल्ट स्टेम सेल होती हैं ये दूसरा टाइप हो गया।
एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और एडल्ट स्टेम सेल विच एग्जिस्ट थ्रू आउट द बॉडी आफ्टर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड आर फाउंड इनसाइड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज सच एज ब्रेन और बोन मैरो। यहाँ पे ये पाई जा सकती हैं। ठीक है जी, ये हो गए एडल्ट स्टेम सेल्स। ये डायग्राम देखिए, ये रही हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो पहला टाइप था, जो कि इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर पाई जा रही है इनर सेल मास में। इनको हम आइसोलेट कर सकते हैं। ये अर्ली एम्ब्रियो स्टेज में पाई जाएंगी, जबकि आफ्टर मैच्योरिटी आप देखेंगे तो ये रही हमारे एडल्ट ब्लड स्टेम सेल्स जो कि बोन मैरो में पाई जा रही हैं और ब्रेन में भी पाई जाती हैं कुछ स्टेम सेल्स। ठीक है जी, ये एडल्ट ब्लड स्टेम सेल क्या होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करेगी, चाहे वो आरबीसीज हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसीज हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा ये स्पेशलाइज सेल बन चुकी है। एडल्ट स्टेम सेल जो होती है ये मल्टीपोटेंट होती है क्योंकि अलग अलग तरह की सेल्स को बना रही है, और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल प्लूरीपोटेंट होती है। चलिए जी, अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों द पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ स्टेम सेल्स के बारे में कि भैया जो बेसिक पोटेंशियल एप्लीकेशन होता है स्टेम सेल का वो ये होता है कि इट इंक्लूड ऑर्गन एंड टिश्यू रीजनरेशन, इनके थ्रू ऑर्गन और टिश्यूज का रीजनरेशन भी कर सकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में ये स्टेम सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये तो एप्लीकेशन को याद करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन डिसीज के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, कभी न्यूरॉन डैमेज होते हैं तो स्टेम सेल का यूज करके इवन हम ऑर्गन भी प्रोड्यूस करने लगे हैं अब तो, है ना। और ब्रेन डिसीज को भी ट्रीट कर सकते हैं, सेल डिफिशियंसी थेरेपी में यूज कर सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के ट्रीटमेंट में और ब्लड डिसीज के ट्रीटमेंट में भी हम यूज कर सकते हैं। ये बहुत सारे एप्लीकेशंस और फायदे हैं स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के। आइए बात करते हैं बच्चों जीन थेरेपी के बारे में। जीन थेरेपी क्या होता है? आप जानते हैं कि जीन थेरेपी ये कलेक्शन होता है मेथड्स का जो कि अलाउ करता है करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट। यानी जीन थेरेपी का सीधा मतलब है कि डिफेक्टिव जीन को हटाना है और अच्छे जीन को लाना है। यानी जो जीन डिफेक्टिव था, जो जीन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन प्रोड्यूस कर रहा था, जो जीन प्रॉब्लम कॉज कर रहा था, जो जीन नॉन फंक्शनल था, उसको हटा के हम करेक्ट जीन को इंट्रोड्यूस करा दें ताकि फंक्शनल कंडीशन आ जाए। दैट हैज बीन डायग्नोस्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। मींस चाइल्ड में या एम्ब्रियो में अगर कोई डिफेक्टिव जीन इंट्रोड्यूस हुआ है या किसी वजह से उसमें डिफेक्ट आ गया है या वो नॉन फंक्शनल है, तो उसको किसी तरह से हम सही कर सकें, फंक्शनल कर सकें ताकि चाइल्ड में कोई एबनॉर्मलिटी ना आए। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में डायग्नोस कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, तो पूरे एम्ब्रियो में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे चल के सारी सेल में पहुंच जाएगा। चाइल्ड आफ्टर बर्थ हुआ है तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आ जाती है, बट जीन थेरेपी तब भी यूज कर सकते हैं। सो द डिफेक्टिव म्यूटेंट एलील ऑफ द जीन आर रिप्लेस्ड बाय द नॉर्मल जीन, है ना। मीन्स हम क्या करते हैं, नॉर्मल जीन को इंसर्ट करा देते हैं और डिफेक्टिव जीन को वहां से रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, टू टेक ओवर द फंक्शंस ऑफ द कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन, ताकि जो हमारा नॉर्मल जीन था वो नॉन फंक्शनल जीन के रिप्लेस कर दे उसको और वहां के उसके सारे फंक्शन परफॉर्म कर सके। सबसे बढ़िया एक हमारा क्लासिकल एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले जो क्लिनिकल जीन थेरेपी परफॉर्म की गई थी वॉज अटेम्प्ट इन 1990 on a 4-year-old girl with adenosine deaminase ADA deficiency by M. Blees and W.F. Andresco of National Institute of Health. So National Institute of Health में ADA deficiency पे ये जीन थेरेपी प्रोड्यूस वर्क की गई थी। एक्चुअली में इस बच्ची में एक प्रॉब्लम थी कि एक एंजाइम होता है एडिनोसिन डीएमिनेज, एज आया ना एंजाइम। सो यहाँ पे ये एंजाइम नहीं बन रहा था, लिम्फोसाइट्स के अंदर नहीं प्रेजेंट था, जिसकी वजह से इसकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई थी। सो आइए देखते हैं कि किस तरह से इसको करेक्ट किया गया। तो हुआ क्या, दिस पर्टिकुलर एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम ऑफ टू फंक्शन। ये एंजाइम इम्यून सिस्टम के लिए बहुत क्रूशियल होता है, जरूरी होता है कि वो फंक्शनल हो सके। सो दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज। और क्योंकि ये एंजाइम बन नहीं रहा था, इस मीन्स कहीं ना कहीं वो जीन डिलीट हो गया है, वो जीन नहीं था या नॉन फंक्शनल था जो ये एंजाइम प्रोड्यूस करता था, और ये एंजाइम तो बहुत ज़रूरी था। ये एंजाइम एडेनोसिन डीएमिनेज तो बहुत ज़रूरी था किसी भी या बोल सकते हैं इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए। तो अब क्या होगा भैया, अब जीन थेरेपी की जाएगी। तो कुछ इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम एंजाइम रिप्लेसमेंट जीन का थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या था कि हम दो तरीके कर सकते थे। एक तो था हमारा एंजाइम रिप्लेसमेंट जीन थेरेपी या दूसरा था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो पहले हम समझेंगे एंजाइम रिप्लेसमेंट जीन थेरेपी के बारे में। इसका जो फर्स्ट स्टेप हुआ करता था जीन थेरेपी का, इसमें क्या करते थे, जो लिम्फोसाइट्स हुआ करती थी, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन द कल्चर आउटसाइड द बॉडी। यानी हमें उसी पेशेंट की लिम्फोसाइट्स को लेना है और बॉडी के बाहर उसको कल्चर करना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, एक फंक्शनल एडीए जीन
यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर। क्योंकि एनिमल सेल है तो रेट्रोवायरस को एज अ वेक्टर यूज करेंगे। इस वेक्टर के थ्रू हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करा देंगे उन लिम्फोसाइट्स में। लिम्फोसाइट्स में हमने उस फंक्शनल जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट। और अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को कल्चर करके हमने पेशेंट्स के अंदर वापस डाल दिया। ये टेम्परेरी मेथड हो गया, परमानेंट क्योर नहीं। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट्स की एज फिक्स होती है, कभी ना कभी वो मर जाएंगी, क्योंकि वो डिवाइड तो करती नहीं है। तो जब वो मर जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो जीन भी खत्म हो जाएगा और फिर से वो डिफिशियंसी एडीए की आगे प्रॉब्लम कर देगी। तो इस तरह से पीरियोडिकली इन्फ्यूजन करते रहेंगे। मीन्स एज दीज सेल्स आर नॉट इमोर्टल, क्योंकि लिम्फोसाइट इमोर्टल तो होती नहीं है, तो पेशेंट रिक्वायर द पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। समय समय पे ऐसी जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स को हम इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे उसकी बॉडी के अंदर, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो इम्यूनिटी से जुड़ी हुई। बट if the gene isolated from the marrow cells producing ADA is introduced into the cells at early embryonic stage, अगर हमने पहले डायग्नोस कर लिया और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही सेल्स के अंदर इस जीन को इंट्रोड्यूस करा लिया बोन मैरो सेल से आइसोलेट करके, देन इट कुड बी अ परमानेंट क्योर। तो उसकी सारी सेल्स में, लिम्फोसाइट्स में प्रॉपर्ली वो जीन पहुंचेगा, क्योंकि बोन मैरो का ही यूज किया है, तो सारी सेल्स अच्छी बनेगी, मीन्स एडीए वहां पे होगा। और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की अब बात करते हैं कि इसका जो बायोटेक्नोलॉजी का जो बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है वो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। यानी मैंने आपको बताया कि किसी भी डिसीज के इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी, मैंने आपको पहले बता दिया था कि किसी डिसीज का ट्रीटमेंट करना है तो पहले उसको डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। मीन्स फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, दैट इज सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज इज नॉट पॉसिबल। कन्वेंशनल यानी पारंपरिक तरीके करेंगे तो किसी डिसीज को जल्दी पहचान नहीं पाएंगे। तो आइए कुछ टेक्निक्स थी जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंडर में डेवलप की गई बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। इसके थ्रू हम जल्दी जल्दी पता लगा सकते हैं डिसीज के बारे में। इसमें सबसे बढ़िया और पहली टेक्निक है पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करके हम शॉर्ट अमाउंट में या बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जो एंटीजेनिक प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसको एम्पलीफाई करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भैया एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्निक्स दैट सर्व एज द पर्पस ऑफ एम्पलीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बेसिक फंक्शन क्या होता है? एम्पलीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या करते हैं कि पीसीआर की हेल्प से हम जो एंटीजेनिक डीएनए है उसके अमाउंट को बढ़ा लेते हैं, दैट इज एम्पलीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये हेल्प करेगा डिटेक्शन ऑफ डिसीज में कि कौन सा पैथोजन वहाँ पे प्रेजेंट है। ये डिटेक्शन ऑफ डिसीज में, डिटेक्शन ऑफ पैथोजन में प्रेजेंस करेगा, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा को आइडेंटिफाई करेगा इन सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस्ड इन अ डिसीज सिम्टम, है ना। जनरली तो कोई भी डिसीज तभी आइडेंटिफाई कर पाते हैं जब सिम्टम उसके आते हैं, उसके पहले तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन है कौन नहीं है ना। सो बट बाय दैट टाइम द नंबर ऑफ पैथोजन्स इज ऑलरेडी वेरी हाई। जब तक सिम्टम आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक बहुत हाई नंबर में आपका पैथोजन प्रेजेंट होता है इन द बॉडी। हाउएवर पीसीआर कैन डिटेक्ट इवन वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ दीज पैथोजन, और पीसीआर का यूज करके हम पहले ही पता लगा सकते हैं अगर किसी को लग रहा है कि सस्पेक्ट लग रहा है कि हमें ये डिसीज हो सकती है या क्या ये हमें डिसीज है कंफर्म करना चाहता है, तो पीसीआर की हेल्प से वो पता कर सकता है, कंफर्म कर सकता है कि उसको वो डिसीज है कि नहीं है ना। क्योंकि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, लो कंसंट्रेशन में अगर पैथोजन प्रेजेंट है तो उसको भी ये पता लगा सकता है। नेक्स्ट क्या है बताइए? दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड रूटीनली टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। यानी कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका टेक्निक का यूज या आई मीन जो पीसीआर है इसका यूज रूटीनली यूज किया जाता है उन एड्स सस्पेक्टेड पेशेंट्स को जिनको डर होता है कि कहीं उनको एचआईवी का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है ना। तो वो कंफर्म कर सकते हैं इसका यूज करके पहले कि उनको एचआईवी है कि नहीं, अदरवाइज क्योंकि 5 इयर्स के बाद वो सिम्टम शो करता तब तक बहुत देर हो जाती है ना। तो अगर पहले पता चल जाएगा तो उनका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और उनकी लाइफ को और अच्छा किया जा सकता है। क्लियर? चलिए, और वायरस को और फैलने से रोका जा सकता है। सो इट इज ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशंस इन द जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स। यानी सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स में अगर किसी तरह के जीन में म्यूटेशन हुआ है तो उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड इज ऑल्सो अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई सेवरल जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पता करने की। ठीक है जी, ये पीसीआर का खास रोल है। आइए अब दूसरी टेक्निक की बात करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की, जिसका नाम है एलिसा। एलिसा बहुत ही फेमस टेक्निक है, पूरा फुल फॉर्म पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे।
याद कर लीजिएगा बच्चों, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट से ये जो डायग्नोस्टिक मेथड होता है ये डिपेंड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। शॉर्ट में इस बात को समझिए, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे ये बेस्ड होता है। इन्फेक्शन बाय द पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन लाइक प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन। ठीक है जी। सो बेसिकली जो भी एंटीजन होता है उसकी प्रोटीन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसने जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस की हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोड्यूस की गई हैं, या उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। आइए बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में और एथिकल इश्यूज के बारे में। एक्चुअली में ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं आइए जानते हैं। आप जानते हैं वो एनिमल्स जिनकी जीन को मैनिपुलेट किया गया है उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं। दैट इज द एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू possess and express an extra foreign gene are known as transgenic animals। इन्हें क्या बोलते हैं बताइए? ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं। अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने जीन्स को मैनिपुलेट किया। एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, शीप, काउ एंड फिशेस। ओवर 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए हैं उसमें 95% से ज़्यादा माइस प्रोड्यूस किए गए हैं, क्योंकि माइस का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है इम्यूनिटी बेस्ड एक्सपेरिमेंट पे। जो ह्यूमन बींग्स पे जो वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, वैक्सीन्स का जो इफेक्ट होता है वो सबसे पहले माइस पे ही चेक किया जाता है, उनको ही वैक्सीन दी जाती है कि माइस पे उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि माइस भी मैमल्स होते हैं। सो एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स में देखिए, ट्रांसजेनिक माइस आ गया, काऊ आ गई, ये शीप है, फिश है ना, ये गोट है, फिश है, और आपकी ये भी फिशेस हैं, पिग्स हैं। बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं देयर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के। पहला, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, यानी कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर उनकी जो फिजियोलॉजी होती है, जो स्पेसिफिकली जो फंक्शंस होते हैं, उसको हम स्टडी कर सकते हैं कि उनके अंदर ट्रांसजीन्स के इंट्रोडक्शन से उनकी नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या चेंजेस आए या क्या चेंजेस नहीं आए। स्टडी ऑफ डिसीज़, हम बहुत सारे डिसीजेस को स्टडी कर सकते हैं। स्पेशली ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं ये एक्ट करते हैं, ये सर्व करते हैं एज अ मॉडल फॉर ह्यूमन डिसीजेस। ह्यूमन डिसीजेस के लिए मॉडल की तरह काम करते हैं। सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट्स फॉर डिसीज इज मेड पॉसिबल, ताकि इन्वेस्टिगेशन नए डिसीजेस की पॉसिबल हो सके। आइए बात करेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स की या ट्रांसजेनिक एनिमल की एक और एप्लीकेशन के बारे में, यानी कि हमें मिलता है इनसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। यानी कि ह्यूमन डिसीजेस कैन बी ट्रीटेड बाय द मेडिसिन्स दैट कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, लाइक ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द जीन और डीएनए। यानी कि वो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है उसका जो जीन होता है, उस जीन को निकाल के हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे और उस प्रोडक्ट को उन एनिमल से ऑब्टेन कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए सबसे बढ़िया एक प्रोडक्ट हमको मिलता है जिसका नाम है, एक ह्यूमन प्रोटीन होती है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, विच इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा एक लंग्स एल्वेओलाई से जुड़ी हुई डिसीज होती है ना, आप जानते हैं। और उसके ट्रीटमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, जो कि हम इन्हीं ट्रांसजेनिक एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। इसी तरह से दूसरा एक बढ़िया एग्जाम्पल है कि जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी उसका नाम था रोजी। कितना प्यारा नाम है, रोजी, है ना, दिख तो रही है कितनी प्यारी से गाय है ना। तो ये ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई थी सबसे पहले, और ये प्रोड्यूस करती थी ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क। ऐसी प्रोटीन जो ह्यूमन मिल्क में पाई जाती थी वो प्रोटीन गाय के मिल्क में आ गई, क्योंकि उसके अंदर वो जीन इंट्रोड्यूस कराए गए थे। तो 1997 में सबसे पहले ऐसी गाय बनाई गई थी जिसका नाम रोजी था। तो रोजी आपकी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी जो कि 1997 में पैदा हुई थी, और ये एक ऐसा दूध प्रोड्यूस कर रही थी जिसके अंदर ह्यूमन प्रोटीन इनरिच था, यानी कि 2.4 ग्राम पर लीटर था ह्यूमन जीन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। ह्यूमन जीन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन था। ये जो प्रोटीन होती है ये ह्यूमन बेबीज के लिए अच्छी होती है, ह्यूमन मदर की मिल्क में होती है, और वो गाय की मिल्क में मिल रही थी। तो अच्छी बात है, गाय के मिल्क से भी काम चल सकता है, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए जी, अब आगे बात करते हैं। सो द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन was nutritionally a more balanced product for human babies than natural cow milk। यानी जो नॉन ट्रांसजेनिक काउ थी उसके मिल्क से अच्छा था कि इस रोजी के मिल्क का यूज किया जाए, या ऐसी ही मिलती जुलती दूसरी ट्रांसजेनिक काउ का यूज किया जाए, ताकि अल्फा लेक्ट एल्बुमिन वाली प्रोटीन युक्त मिल्क बच्चों को मिल सके, क्योंकि ये नॉर्मल गाय के दूध से ज़्यादा बेटर होता था, क्योंकि इसमें ह्यूमन प्रोटीन हुआ करती थी अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। क्लियर।
ऐसे ही हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करते हैं वैक्सीन की सेफ्टी के लिए कि वैक्सीन सेफ है कि नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रांसजेनिक माइस बहुत लंबे समय से टेस्टिंग के लिए यूज़ किए जा रहे हैं कि भैया वो सेफ है कि नहीं, वैक्सीन ने काम किया तो चूहा जिंदा रहेगा, काम नहीं किया तो चूहा टपक जाएगा, यानी कि वैक्सीन सेफ्टी के लिए हम बहुत लंबे समय तक इनका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पोलियो वैक्सीन का जो रिलायबिलिटी थी वो सक्सेसफुली चेक की गई थी इसी तरह से कि वो सेफ है कि नहीं है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों एथिकल इश्यूज़ के बारे में। तो एथिकल इश्यूज़ तो भैया बहुत सारे हैं कि हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू आपके क्रॉप्स को और प्लांट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो क्रॉप आगे चल के जब इकोसिस्टम में और वो ऑर्गेनिज्म सब इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे तो वो दूसरे स्पीसीज़ के लिए खतरा भी हो सकते हैं, दूसरे स्पीसीज़ के लिए कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इन क्रॉप को इंट्रोड्यूस कराने से, इन एनिमल्स को इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस कराने से जो नेचुरल ऑर्गेनिज्म हो वो कहीं खत्म ना हो जाए, उनको कहीं खतरा ना हो जाए। मीन्स अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट आ सकते थे, है ना, जब ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे इकोसिस्टम में, है ना। तो इस इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जिसका नाम था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, यानी कि GEAC। GEAC जो थी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये डिसाइड करती थी कि किस किस तरह के यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिम्स को लेके जितने भी डिसीजन हुआ करती थी ये सारी कमेटी यही लिया करती थी कि कौन कौन से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिम्स को यूज़ करना है, किसको यूज़ नहीं करना है पब्लिक सर्विस के लिए। क्लियर। तो ये कुछ एथिकल इश्यूज थे। आइए पेटेंट्स की बात करते हैं। पेटेंट का मतलब होता है कि एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इन्वेंटर और देयर असाइनी। किसी ने किसी चीज़ की डिस्कवरी की तो उसके असाइनी को, उसके इन्वेंटर को गवर्नमेंट ने लीगल ऑथराइज कर दिया कि आपने डिस्कवर किया है, इसकी आपके पास इसकी चाबी है, मीन्स आप ही इसका यूज़ कर सकते हैं और दूसरा कोई यूज़ नहीं कर सकता। दूसरा कोई यूज़ करेगा तो आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, मीन्स टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम द कमर्शियल यूज ऑफ देयर इन्वेंशन। कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड व्हेन पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर द बायोलॉजिकल एंटिटी एंड फॉर द प्रोडक्ट डेराइव फ्रॉम देम दे आर कॉल्ड बायो पेटेंट। यानी कि जब किसी बायोलॉजिकल एंटिटी से कोई प्रोडक्ट मिलता है और या उनसे डेराइव होता है तो ऐसे पेटेंट को बोलते हैं बायो पेटेंट। क्लियर। बायोपायरेसी क्या होती है? बायोपायरेसी का मतलब होता है कि किसी भी एरिया में किसी भी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करना या ओवर एक्सप्लॉइट करना या यूज करना बिना वहां की गवर्नमेंट के परमिशन के। मीन्स द ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू द बायो रिसोर्सेज can be exploited to develop modern applications and can save time, efforts and expenditure during their commercialization. तो बायोपायरेसी का जो बेसिक मतलब होता है, इट इज द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment. हम किसी दूसरी कंट्री में चले जाए और वहां के कंट्री में जाके अनऑथराइज तरीके से बिना वहां के लोगों के जो गवर्नमेंट की बिना परमिशन के खूब सारा पानी बाहर है, खूब सारा पानी यूज कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री के लिए और उसका कोई कंपनसेटरी पेमेंट भी नहीं दे रहे हैं, तो ये हो गया बायोपायरेसी। किसी दूसरी कंट्री में जाके वहां के रिसोर्सेज का मिसयूज करना बायोपायरेसी कहलाता है। मेजॉरिटी ऑफ जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं वो फाइनेंशियली तो बहुत रिच हैं, बट देखा जाए तो उनके पास बहुत पुअर बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी के मामले में और जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है उस मामले में बहुत वीक है। उन्हें हल्दी की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी नहीं मालूम है, नीम की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी नहीं मालूम है, इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इस मामले में भले ही डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बहुत पुअर हों, लेकिन ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत ज़्यादा उनके पास होती है ना। पैसे के मामले में भले गरीब हो सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलाइज और जो हमारे फाइनेंशियली रिच और जो आपके डेवलप्ड नेशंस हैं उनके पास पैसे बहुत हैं, इंडस्ट्रीज बहुत हैं, फाइनेंशियली रिच भी हैं, बट बायोडाइवर्सिटी के मामले में और ट्रेडिशनल नॉलेज के मामले में काफ़ी पीछे हैं वो लोग, है ना। आइए अब जानते हैं कंट्रोवर्सीज इन इंडिया रिगार्डिंग पेटेंट्स एंड बायोपायरेसी। यानी बासमती राइस को लेके बहुत सारे विवाद हो चुके हैं इंडिया में, क्योंकि इसकी बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। एक्चुअली में राइस को तो हम लोग हजारों सालों से इंडिया में ग्रो करा रहे हैं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी बायो पेटेंट कराने के लिए। एशियाज एग्रीकल्चर हिस्ट्री में देखा जाए तो 2 लाख से ज्यादा वैरायटी सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है चावल की, है ना। बासमती एक यूनिक तरह का चावल होता है जो स्पेशली अपनी एरोमा और फ्लेवर के लिए फेमस होता है और जिसके 27 वैरायटी जो है इंडिया में कल्टीवेट की जाती है बासमती की, है ना। और देखा जाए तो एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था राइस टेक, उसने एक पेटेंट फाइल कर दिया बासमती राइस पे और 1997 में थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस एंड वाज अलाउड टू सेल अ न्यू वैरायटी ऑफ यूएस एंड अब्रॉड।
जो कि वैरायटी उन्होंने प्रोड्यूस की थी इंडिया की ही एक वैरायटी से, इंडियन की एक वैरायटी से अपनी वैरायटी क्रॉस करा के नई वैरायटी प्रोड्यूस कर दी और कहते हैं कि ये चावल हमने बनाया है, इसका पेटेंट हमने फाइल किया है, इसको कोई बिना ऑथराइजेशन के बेच नहीं सकता। यानी कि इंडियन वैरायटी का यूज करके राइस प्रोड्यूस किया और उसको इंडिया वालों को ही खरीदना पड़ेगा। ये मिसयूज हो गया इसका, यानी कि ये बायोपायरेसी थी कहीं ना कहीं, है ना। इसी तरह से टर्मरिक और नीम के साथ भी केस हुआ था। हम लोग जाने कब से नीम का यूज कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि भैया नीम के धुएं से मच्छर भाग जाते हैं, नीम एंटीसेप्टिक तरह होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है ना, और उसके अंदर जो नीम ऑयल होता है उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी हुआ करती थी। लेकिन हमने कभी उसको ये नहीं किया कि नहीं ये हमारा अधिकार है, बट दूसरी कंट्रीज उसको पेटेंट कराने लगी कि ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कवर की है और कभी भी कोई मेडिसिनल यूज होगा नीम ऑयल का तो बिना हमारी परमिशन के नहीं हो पाएगा। अरे ये तो हमारी रिच लेगेसी थी, तो हम तो चुराए ले रहे हैं लोग, यानी कि हमारी ही चीज हमें यूज करना है इनसे परमिशन लेके, ये तो गलत हो जाएगा भैया। इसी तरह से 1995 में यूएस पेटेंट ऑफिस ने ग्रांट किया यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में मेडिकल सेंटर फॉर अ पेटेंट फॉर यूज ऑफ टर्मरिक इन अ वाउंड हीलिंग, कि वाउंड हीलिंग में टर्मरिक का यूज करते हैं, यानी दवाइयों में अगर टर्मरिक पड़ेगा वाउंड हीलिंग की तो इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने पेटेंट फाइल कर दिया उसके ऊपर। एंड अनदर पेटेंट इस तरह से ग्रांट किया गया था इन द फर्म ऑफ WR ग्रास एंड कंपनी बाय द यूरोपियन पेटेंट ऑफिस मीन्स फॉर द फंगिसाइडल यूज ऑफ द नीम ऑयल, है ना। दस इस तरह से हमने इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया और ये सारी रिच लेगेसी हमारे हाथ से छूटती चली जा रही थी, है ना। और ये सारी रिच लेगेसी इनकैश हो रही थी बाई अदर कंट्रीज एंड इंडिविजुअल्स, है ना। इसका लोग मिसयूज कर रहे थे, दूसरी कंट्रीज फायदा उठा रही थी। इस तरह से हमने बायोपायरेसी वाले टॉपिक को फिनिश किया। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हमने डिस्कस किया, शॉर्ट में इस एप्लीकेशन वाले पार्ट को हमने डिस्कस किया और कोशिश की कि सारी बातों को बहुत ही आराम से आपको समझाने की कोशिश की जाए। तो इस तरह से आज के सेशन को फिनिश करते हैं। किसी तरह की क्वेरी के लिए, किसी तरह की प्रॉब्लम के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं kaatyan@kaatyanacademy.com। क्लियर? सो कोई भी क्वेश्चन हो आप ईमेल करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बोर्ड एग्जाम्स में धमाल मचा दिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पे, गुड नाइट।